हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को, जहां पर हम ग्रामर को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इंग्लिश में ग्रामर एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोर्शन है। अगर आप इसको कवर करोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो, वहाँ पे भी आपको ग्रामर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वोकैबुलरी मैं आपको कवर करा रहा हूँ, लगातार 28 क्लास हो चुकी है। अब हम यहाँ पर ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये जो ग्रामर की क्लास होगी, जितनी भी क्लासेस होगी, इनको देखने के बाद मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि इसके बाद आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक फ्री कोर्स होगा यूट्यूब के ऊपर, और मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूं कि ये सब कुछ देखने के बाद आपको कोई भी पेड कोर्स की, आपको किसी और पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। ये एक रिसर्च करके ये सब कुछ कंटेंट बनाया गया है। प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट टीचर्स है इंडिया के, उनसे भी सीखा गया है। सीखने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई अच्छा आपको सिखाता है और आपसे बेहतर कोई जानता है तो उसको सीखने में कोई बुराई नहीं है। वहाँ से वो कंटेंट लिया गया है ताकि आपको बेहतर तरीके से बताया जाए, बेहतर तरीके से आपको समझाया जाए। तो ये जो क्लासेस होगी, ये बहुत ही आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। ये एक साइंटिफिक तरीके से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा। दो तरीके इंग्लिश सीखने के होते हैं। एक तरीका होता है कि आप सीधा नाउन प्रोनाउन को पढ़ना स्टार्ट कर दो और वहाँ से आपके रूल्स रटना शुरू कर दो। दूसरा तरीका होता है लैंग्वेज को समझने का। यहाँ जब हम लैंग्वेज को समझते हैं तो यहाँ पर आपको मैं सीधा रूल्स और रेगुलेशन नहीं बताऊंगा। यहाँ पे आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग होगी। शुरू की 5 से 6 क्लास जो होगी आपकी फाउंडेशन बिल्ड करेगी, जो बेसिक्स होते हैं। मतलब कोई बच्चा अगर इंग्लिश को ए भी नहीं जानता, अगर वो भी इस क्लास को करेगा तो उसके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए। यहाँ से हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और विद इन 6 to 7 क्लास हम बेसिक कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद हम एडवांस की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके जो इंग्लिश को लेकर जो आपके मन में जो डाउट रहते हैं ना, उनको ख़त्म करेंगे, और इंग्लिश को लेकर जो गलत फहमियाँ हैं उनको भी दूर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं पूछता हूँ आपको सेंटेंस क्या होता है, तो बहुत से बच्चे बोलते हैं कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। लेकिन यहीं पर मैं आपको रोक देता हूँ कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो भी सकता है और नहीं भी। एक सिंगल वर्ड भी सेंटेंस हो सकता है। सेंटेंस का मतलब क्या होता है? जो कोई मैसेज कन्वे करे, जिसको सुनने के बाद सामने वाला व्यक्ति आपकी बात समझ जाए। जैसे मैं कहता हूँ आपसे कम हियर, या कम, आपसे मैं कहता हूँ कम, तो आप आ जाते हो। ये भी एक सेंटेंस है। तो मैंने आपको कम कहा ना, कम, ये एक सेंटेंस है। एक वर्ड, सिंगल वर्ड भी सेंटेंस होता है जब उसका मीनिंग कंप्लीट बोलने वाला और सुनने वाला समझ जाए, वो एक सेंटेंस होता है। तो ये रटना कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये एक गलत फहमी है। इन्हीं चीज़ों को हम आपकी गलत फहमियों को ही दूर करेंगे। आज बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट है जो आपकी गलत फहमियों को तोड़ेंगे इंग्लिश को लेकर के। यहाँ पर हम कंसेप्ट बिल्डिंग सीखेंगे और सबसे पहले हम ग्रामर के पोर्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका सिलेबस है। ग्रामर में हम 10 सेंटेंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस पढ़ेंगे, उसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, कितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, स्पीच के क्या पार्ट्स होते हैं वो सीखेंगे। और यहाँ पर डिटरमाइनर्स एंड आर्टिकल, टेंस एंड कंडीशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। दोस्तों यहाँ पर मैं सेंटेंस को सबसे पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि नाउन प्रोनाउन ये सब कुछ पढ़ने से पहले आपको सेंटेंस समझना जरूरी है कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस बनता कैसे, सेंटेंस में एरर कैसे ढूंढते हैं, व्हाट मेक्स अ सेंटेंस इनकरेक्ट, सेंटेंस को इनकरेक्ट क्या बनाता है। ये सब कुछ सीखने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन टैग आपको मैं पढ़ाऊंगा। उसके बाद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वॉइस एसएससी सीजीएल के मेंस तक का सिलेबस है ये। और मिसलेनियस कंसेप्ट जो आपको मैं जो मिक्स कंसेप्ट है वो समझाऊंगा, ठीक है। उसके बाद वोकैबुलरी को हम कुछ डील कर चुके हैं और कंटिन्यूस क्लास वोकैबुलरी की भी आती रहेगी। ऐसा नहीं है कि वोकैबुलरी की क्लास नहीं आएगी। हम कोशिश करेंगे कि दोनों क्लास ले, इंग्लिश ग्रामर की भी और वोकैबुलरी की भी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी जल्दी सब कुछ कवर कर लिया जाए, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम काफ़ी हद तक ख़त्म कर चुके हैं जो प्रीवियसली पूछे गए हैं। उसके बाद इडियम एंड फ्रेजेस पढ़ेंगे ये, और फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम, एंटोनिम्स, स्पेलिंग टेस्ट। अच्छा, यहाँ पर जो स्पेलिंग टेस्ट है और यहाँ पर फ्रेजल वर्ब्स है, ये रटने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाली चीज़ है। इनको समझा जाएगा, इनको क्लास के अंदर आपको समझाया जाएगा, ठीक है। रटोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर समझाया जाएगा तो कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। तो ये समझने वाली चीज़ है। उसके बाद होमोनिम्स एंड पैरानिम्स, ऐसे कंफ्यूजिंग वर्ड्स आते हैं जिनके स्पेलिंग और साउंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है,
होता है, एक जैसे वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग अलग अलग होते हैं, कई बार मीनिंग में उनका डिफ्रेंशिएट होता है, तो वो सारे वर्ड्स आपको समझाने पड़ेंगे, ठीक है ना। उनको हम होमोनिम्स और पैरानिम्स की कैटेगरी में डाल देते हैं। उसके बाद अनसीन पैसेज, सेंटेंस अरेंजमेंट और क्लोज टेस्ट, ये सारी चीज़ें हम वोकेबलरी के अंदर और आरसी के अंदर कवर करेंगे। अभी मैं आपका ग्रामर पोर्शन स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले ग्रामर के इस पोर्शन में हम स्टार्ट करेंगे द सेंटेंस, कि सेंटेंस होता क्या है। यहाँ पर हम सेंटेंस के बारे में क्या क्या डिस्कस करेंगे। व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है, यूनिट ऑफ सेंटेंस और लैंग्वेज, लैंग्वेज की यूनिट क्या होती है और सेंटेंस की एक यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है, वो समझेंगे। पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर आप जानो ना, किसी के शरीर के बारे में जानो, तो उसके शरीर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। सेंटेंस एक शरीर है, उसको हमें जानना है, उसकी बॉडी को जानना है कि उसके अंदर, उस शरीर के अंदर, उस बॉडी के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तभी हम सेंटेंस को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस, कि सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं, इसी वीडियो में देखेंगे। और व्हाट मेक्स ए सेंटेंस इनकरेक्ट, एक सेंटेंस को इनकरेक्ट क्या चीज़ बनाती है, ये सब जानेंगे वहाँ पर। उसके बाद हम ग्रामेटिकल फंक्शन ऑफ द वर्ड्स इन द सेंटेंस, सेंटेंस के अंदर जो वर्ड्स का ग्रामेटिकल फंक्शन होता है उसको सीखेंगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्लास होगी जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगी। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपके सामने व्हाट इज ए सेंटेंस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट इज ए सेंटेंस, सेंटेंस होता क्या है। तो कुछ बच्चों ने बोल दिया सर सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मैंने कहा नहीं बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो नहीं होता, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों चीज़ें सत्य है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा गो, मैंने आपको कहा जाओ, ये एक सेंटेंस है, सबसे छोटा सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि सेंटेंस क्या होता है, जो एक मीनिंग को कन्वे कर दे, सामने वाला, बोलने वाला और सुनने वाला दोनों समझ जाए, वो एक सेंटेंस होता है। तो ये एक सेंटेंस होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस और मीनिंग, सेंटेंस वो होता है जो एक कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस दे, ठीक है ना। कि जिस सेंटेंस के अंदर, जिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स के अंदर एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक सेंस होता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं सर सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो मैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स लिखता हूँ, क्या आप बताना कि वो सेंटेंस है। जैसे मैं लिखता हूँ गोज मोहन टू मार्केट। अब यहां पर देखो, ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, क्या ये सेंटेंस है? गोज मोहन टू मार्केट, क्या ये एक सेंटेंस है? कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होता है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग और सेंस इज अ सेंटेंस। एक सेंटेंस वो होता है जो कंप्लीट मीनिंग के साथ और कंप्लीट सेंस के साथ जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ आप समझ गए कि खाली ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस नहीं होगा, उस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में कोई मीनिंग भी होना चाहिए, कुछ सेंस भी होना चाहिए, उसका कुछ मतलब भी होना चाहिए। तो इस सेंटेंस को अगर हम करेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे मोहन गोज टू मार्केट। अब यहां पर क्या हुआ, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ में इसका अरेंजमेंट भी सही है और इसका मीनिंग भी सही है। इसमें कुछ सेंस है, कुछ मीनिंग है, तो सेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी हम उसको सेंटेंस कहेंगे, अदरवाइज उसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला वर्ड कहते हैं। और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया गो एक सेंटेंस है। क्यों? जैसे हम कहते हैं कम हियर, ये भी एक सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मीनिंग एकदम क्लियर है, बोलने वाला और सुनने वाले को समझ में आ रहा है कि क्या बात हो रही है, ठीक है ना, तो उसको हम सेंटेंस कहेंगे। अगला वर्ड देखिए। अच्छा, मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ तो मुझे वर्ड की आदत पड़ रही है। अच्छा, यूनिट ऑफ द सेंटेंस क्या होती है, यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ें हम शुरू करेंगे अभी, ठीक है। यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है लैंग्वेज की। देखो, जब हम कोई भाषा सीखते हैं ना, तो उसकी इकाई होती है। इकाई क्या है? इंग्लिश की इकाई क्या है? इंग्लिश की इकाई है ABCD, जो बेसिक यूनिट है। तो हम कहते हैं जो 26 लेटर्स होते हैं, ये जो लेटर्स होते हैं ये यूनिट होती है। किसकी? ये यूनिट होती है लैंग्वेज की। हम इसको यूनिट बोलते हैं लैंग्वेज की, कि जो लैंग्वेज जहाँ से बनती है वो 26 लेटर से बनती है, 26 लेटर से बनती है, जो कि आपके ABC कंटिन्यूसली Z तक जाते हैं। अब ये लेटर्स मिलके बनाते हैं वर्ड्स। क्या बनाते हैं? वर्ड्स बनाते हैं। और वर्ड्स मिलके बनाते हैं सेंटेंस। वर्ड्स मिलके क्या बनाते हैं? सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखो कि जो ये 26 लेटर्स होते हैं, इनका कोई मीनिंग नहीं होता। डोंट हैव मीनिंग, डोंट हैव मीनिंग। अगर कोई आपसे पूछे कि ए का मीनिंग क्या है, तो ए का तो कोई भी मीनिंग नहीं होता।
ए तो एक साउंड है, एक तरह का वर्ड है जो साउंड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो ये जो सिंबल्स होते हैं ABCDEF Z तक जो ये होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं, ये किसी साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। हम जो बोलते हैं, हम अभी जो मैं बोल रहा हूँ, ये सब साउंड है। तो ABCD कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है जो साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका कोई मीनिंग नहीं होता, डोंट हैव मीनिंग। ABCD जो 26 लेटर है, इनका कोई मीनिंग नहीं होता है। उसके बाद वर्ड्स का मीनिंग होता है हैव मीनिंग। वर्ड्स का मीनिंग होता है, जैसे मैं बोलता हूँ आपसे मैंगो, एयर, ठीक है, वॉल, क्लॉक, ये वर्ड्स है, इन वर्ड्स का मीनिंग होता है। बट अगर मैं सेंटेंस की बात करूं तो सेंटेंस का भी मीनिंग होता है, बट उसमें एक कंप्लीट थॉट और कंप्लीट आइडिया होता है। क्या होता है, सेंटेंस में भी मीनिंग होता है, इसका भी हैव मीनिंग, बट विद कंप्लीट थॉट और आइडिया। सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग के साथ होता है, पर सेंटेंस में एक एडिशनल चीज होती है, उसमें एक थॉट, एक विचार, एक आइडिया होता है। कि हम अगर कोई सेंटेंस बोलते हो तो उसमें एक मैसेज होता है, कि हम किसी को, सामने वाले को कुछ मैसेज दे रहे होते हैं, उसमें एक थॉट होता है, एक विचार होता है, कि जो भी हम अपना विचार प्रकट करते हैं, जो आइडिया हम बोलते हैं, सेंटेंस वो होता है। लेकिन वर्ड के अंदर कोई थॉट और विचार नहीं होता। वर्ड्स के अंदर मीनिंग तो होती है, लेकिन उसमें कोई विचार एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता, उसमें कोई थॉट एक्सप्रेस नहीं हो रहा होता। तो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको समझानी थी। आगे चलते हैं। देखिए, स्ट्रक्चर वाइज जो इंग्लिश है ना, वो रिजिड लैंग्वेज है, कठोर है। क्यों? मैंने आपसे कहा कि स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश एक इज ए रिजिड लैंग्वेज। क्यों है ऐसा, कि स्ट्रक्चर इसका रिजिड क्यों है, कठोर क्यों है? देखें, हिंदी में जब हम आपसे कुछ बात बोलते हैं तो उसको हम अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे कि मैं आपसे हिंदी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ बच्चे होते हैं ना जो इंग्लिश को हिंदी से कंपैरिजन करके पढ़ते हैं, बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। क्योंकि दोनों लैंग्वेज की जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो अलग है। जो हिंदी है वो एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है, उसमें आप, जैसे मैं बोलता हूँ राम ने आम खाया, ये सही है। आम राम ने खाया, ये भी सही है, ठीक है। खाया राम ने आम, ये भी सही है। तो ये जो हिंदी जो लैंग्वेज है, ये फ्लेक्सिबल है, इसमें आप वर्ड्स का अरेंजमेंट चेंज कर दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इंग्लिश में जैसे मैं बोलता हूँ राम एट ए मैंगो, राम ने एक आम खाया, मैंगो एट ए राम, आम ने राम को खाया। यहाँ पे मीनिंग बिल्कुल चेंज हो गया कि आम ने राम को कैसे खा लिया। तो जब भी हम इंग्लिश को पढ़ते हैं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये बहुत ही रिजिड होता है। जैसे मैं हिंदी में लिखता हूँ राम ने आम खाया, दूसरा लिखता हूँ खाया राम ने आम, फिर उसके बाद आम राम ने खाया, खाया आम राम ने। यहाँ पर चारों सेंटेंस सही है। एक देखो हिंदी कितनी फ्लेक्सिबल है कि आप पूरा सफल करके लिख दे रहे हो, फिर भी सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो हिंदी से कभी भी इंग्लिश को कंपैरिजन मत करना। अब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ इसी सेंटेंस को, राम एट ए मैंगो, ठीक है, मैंगो एट अ राम एट अ मैंगो राम, राम मैंगो एट ए। तो यहां पर देखिए, जैसे ही हमने हिंदी में वर्ड्स को सफल किया, इंग्लिश में वर्ड्स को सफल किया, तो इंग्लिश के सेंटेंस ज़्यादातर गलत हो गए। हिंदी में वर्ड्स को सफल करने से ज़्यादा मीनिंग में चेंज नहीं आता, लेकिन इंग्लिश में अगर हम वर्ड्स को सफल करते हैं तो यहाँ पर पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे कि हम देखते हैं राम एट ए मैंगो, राम ने आम खाया, बिल्कुल सही है, राम ने आम खाया बिल्कुल सही है। बट मैंगो एट ए राम, आम ने राम को खाया, ये तो लॉजिकली नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकली सही है मैंगो एट ए राम, लेकिन लॉजिकली सही नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? इलॉजिकल है। तो ये सेंटेंस गलत है। एट ए मैंगो राम बिल्कुल गलत है, राम मैंगो एट ये भी बिल्कुल गलत है। तो आपने ये सीखा कि इंग्लिश एक रिजिड लैंग्वेज है। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश एक रिजिड लैंग्वेज है।
जो स्ट्रक्चर होता है उसको हमें चेंज नहीं करना है। अब वो स्ट्रक्चर सिखाएगा कौन? मैं सिखाऊंगा। इंग्लिश का पूरा स्ट्रक्चर मैं सिखाऊंगा आपको कि कौन सी चीज़ कब आती है, क्यों आती है, रीजन के साथ बताऊंगा, रटाऊंगा नहीं। मैं आपको फॉर्मूले रटाऊंगा नहीं, मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि इसके बाद ये चीज़ क्यों आती है, उसका लॉजिक होगा उसके पीछे। जैसे कि मैं बोलता, आप बोलते 1 के बाद 2 आता है तो इसका लॉजिक है, क्योंकि 1 में 1 ऐड करते हैं तो 2 आता है। इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में जब मैं आपको कोई चीज़ समझाऊंगा तो वहाँ पर लॉजिक दूंगा कि यहाँ पर अगर नाउन है उसके बाद वर्ब क्यों आएगी, उसका लॉजिक मैं आपको बताऊंगा। तो जब लॉजिक बता दूंगा तो आप रटोगे नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने समझा कि स्ट्रक्चर वाइज इंग्लिश इज अ रिजिड लैंग्वेज, एक बहुत कठोर भाषा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें ज़्यादा चेंज की गुंजाइश नहीं होती है। हिंदी को आप चेंज कर सकते हो, उसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, उसके अंदर आपको एक लचीलापन मिलता है, लेकिन इंग्लिश एक लचीली भाषा नहीं है, ये एक कठोर भाषा है, इसके स्ट्रक्चर रिजिड होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर वर्ड्स मेक ए सेंटेंस इनकरेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक सेंटेंस को गलत कौन सी चीज़ बनाती है? ऐसी क्या चीज़ होती है जो सेंटेंस को गलत कर देती है? केवल 3 चीज़ें होती है, केवल और केवल 3 चीज़ें होती है जो सेंटेंस को गलत करती है। और ये 3 चीज़ें अगर आप सीख गए ना भाई, धड़ल्ले से आप सेंटेंस में एरर निकालना शुरू कर दोगे। सबसे पहली चीज़, अगर सेंटेंस में कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग नहीं है तो सेंटेंस गलत है। पहली चीज़ क्या है? अगर किसी सेंटेंस के अंदर कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, उसमें आपको लग रहा है कि यार ये सेंटेंस में मीनिंग नहीं है, इसका सेंस नहीं बन रहा है, कोई इनलॉजिकल सा लग रहा है, तो वो सेंटेंस गलत होगा। दूसरी चीज़, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में अगर कोई कमी है तो भी गलत होगा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, अगर लॉजिकल मीनिंग नहीं निकल रहा है तो भी सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। तो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहली चीज़, वो सेंटेंस में सेंस और मीनिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़, उस सेंटेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। तीसरी चीज़, उस सेंटेंस का जो मीनिंग है वो लॉजिकल मीनिंग होना चाहिए। ये तीनों चीज़ अगर करेक्ट है, ये तीनों चेक बॉक्स अगर आपके टिक हो जाते हैं तो वो सेंटेंस सही होगा। इनमें से कोई भी चीज़ अगर गलत है या कोई भी 2 चीज़ें सही है कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी ठीक है, आपका कंप्लीट सेंस भी आ रहा है लेकिन लॉजिकल नहीं है, तो वो भी सेंटेंस गलत होगा। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस देखिए, इफ़ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स। क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? आप मुझे बताओ। इफ़ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स, अगर वो तुम्हारे दोस्तों के साथ एग्री नहीं होता, क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है? अब यहाँ पर देखिए, ग्रामेटिकल ये सेंटेंस सही है तो पहला चेक बॉक्स तो टिक हो गया। दूसरी बात, कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग इसमें है क्या, वो देख लेंगे। लॉजिकली मीनिंग है क्या? हाँ बिल्कुल लॉजिकल भी है, लॉजिकल मीनिंग भी है। लेकिन इफ़ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स, अगर वो आपके दोस्त के साथ एग्री नहीं होता, ये अधूरा सेंटेंस नहीं लग रहा? उसके बाद क्या? अगर नहीं होता तो क्या? इफ से सेंटेंस शुरू होने वाले सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं कि ये कंडीशन को दिखाता है। कंडीशनल सेंटेंस के बाद अगर उसकी कंडीशन प्रूफ नहीं हो रही है, उसके बाद बात पूरी नहीं की जा रही है, तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। तो या तो इसको करेक्ट करने के 2 तरीके, या तो इसमें से इफ हटा दो, ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स, ये पूरा कंप्लीट सेंस क्रिएट कर रहा है, ये सही हो गया। या फिर इसके बाद इफ ही डजंट एग्री विद योर फ्रेंड्स, इसके आगे आप उस कंडीशन को प्रूव कर दो। कैसे करेंगे? इफ ही डज नॉट एग्री विद योर फ्रेंड्स देन लेट हिम गो, उसको जाने दो। अब ये सेंटेंस पूरा हो गया, समझे ना। क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ना, उनको अधूरा माना जाता है जब तक उसका जो कंडीशन थी उसको प्रूफ करने वाला अगला सेंटेंस ना दे दिया जाए। समझ रहे हो बात को? ये लॉजिकल है। तो यहां पर हमने देखा कि ये सेंटेंस में क्या था कि ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा था, इसलिए गलत था, ठीक है ना। इसमें हम इफ हटा देंगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट सेंस भी होगा, ग्रामेटिकल ये सही भी हो जाएगा और लॉजिकल मीनिंग भी होगा। अगला सेंटेंस देखिए, दे हैव नॉट इन्वाइटेड आई, उन्होंने मुझे इन्वाइट नहीं किया था। अब यहाँ पर कमी देखिए क्या है, बताइए कोई बच्चा कि क्या कमी है इस सेंटेंस में। अब यहाँ पर देखिए, दे हैव नॉट इन्वाइटेड आई, क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है, कंप्लीट सेंस तो दे रहा है। क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका सही है? वो देख लेंगे। क्या लॉजिकल मीनिंग है? हाँ लॉजिकल मीनिंग भी है। 2 चेक बॉक्स इसके टिक हो गए। तीसरा रह रहा है, क्या ग्रामेटिकल ये सही है? नहीं सही है। क्यों नहीं सही है? देखो मैं आपको समझाऊंगा कि कोई भी वर्ब फ्रेज है या कोई प्रीपोजिशन है, कोई भी वर्ब या कोई भी प्रीपोजिशन, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा, पर्सनल प्रोनाउन कौन होते हैं? ही, शी, आई, ये सब है ना, ये सब पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। तो कोई वर्ब या कोई प्रीपोजिशन के बाद जब भी कोई पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा।
तो ये ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होता है ये भी आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर बस इतना समझिए कि ये एक वर्ब है और वर्ब के बाद जो भी पर्सनल प्रोनाउन आता है, ये आई एक पर्सनल प्रोनाउन है, जो भी पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और यहाँ पर आई जो होता है वो सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल एरर था। ये सेंटेंस जो था ये कंप्लीट सेंस भी दे रहा था, लॉजिकल भी था, लेकिन ग्रामेटिकल इसमें कमी थी। तो इसमें हमने सही कर दी, ग्रामर पढ़ेंगे तो सीख लेंगे। तो यहाँ पर आई हटा के हमने मी लगा दिया। क्या? दे हैव नॉट इन्वाइटेड मी। अगला सेंटेंस देखिए, दे किल्ड मी। इस सेंटेंस को बताइए। जो बच्चा इस सेंटेंस को बता देगा मैं समझूंगा कि वो आज की क्लास का सबसे बुद्धिमान और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा है, जो इसको बता देगा क्या ये सेंटेंस सही है या गलत है। बताइए, क्या इस सेंटेंस के तीनों चेक बॉक्स आपके टिक हो रहे हैं? क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? क्या ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इसका सही है? क्या ये लॉजिकल मीनिंग दे रहा है? इन तीनों चीज़ों को आप देखिएगा कि क्या ये तीनों चीज़ें इसमें प्रूफ हो रही है या नहीं। बताइए, कोई भी सोच के बताइए, एक बार सोच लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए मैं बताता हूँ। दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया। देखो यहाँ पर दे सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल ग्रामेटिकली बिल्कुल सही है। तो ग्रामेटिकल अगर स्ट्रक्चर में देखूँ तो पहला टिक इसका चेक बॉक्स टिक हो गया कि ग्रामेटिकल कोई कमी नहीं है। दूसरा, क्या कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है? दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया। हाँ, कंप्लीट सेंस भी है, कंप्लीट मीनिंग भी है। दूसरा चेक बॉक्स भी टिक हो गया। तीसरा देखिए, लॉजिकल मीनिंग, दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया। क्या ये लॉजिकल है? क्या जब वो मर जाएगा क्या वो ये बात बोल पाएगा कि उन्होंने मुझे मार दिया? तो जब बोलने वाला दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया, जब मरने वाला ही मर गया तो फिर ये बोलेगा कैसे? ये लॉजिकल नहीं है। ये लॉजिकल नहीं है कि जो इंसान की जिसकी डेथ हो गई है वो ये बात बोल ही नहीं सकता कि दे किल्ड मी, उन्होंने मुझे मार दिया। ये इलॉजिकल है। तो ये सेंटेंस इसलिए गलत है। अब हम इसको सही कैसे करेंगे? देखिए, या तो आप यहाँ पर दे किल्ड मी को हम ऐसे लिख सकते हैं, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी, उन्होंने मुझे लगभग मार ही दिया था, अधमरा कर दिया था। अब इसका मतलब ये, तो यहाँ पर हमने ऑलमोस्ट यहाँ पर फिट करा और इस सेंटेंस को सही कर दिया, दे ऑलमोस्ट किल्ड मी। या फिर इसको हम फ्यूचर टेंस में लगा देंगे कि दे विल किल मी, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे धमकी दे रहे हैं, है ना, वो आएंगे और मुझे मार देंगे। दे विल किल मी, विल फ्यूचर टेंस है ना, तो फ्यूचर टेंस में इसको हम अगर ले जाएं तो भी सही हो जाएगा। तो सेंटेंस को सही करने के दो तरीके, या तो इसको फ्यूचर टेंस में ले जाओ या फिर इसमें कोई ऐसा वर्ड लगा दो जो इसको लॉजिकल बना दे, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस, मैं इसको अभी कंसाइज कर देता हूँ, इसको समराइज कर देता हूँ पूरे को। मैंने आपको बताया कि कोई भी सेंटेंस में तीन चीज़ें होती है जो उसको इनकरेक्ट बनाती है। पहली चीज़, अगर उसका सेंस और मीनिंग पूरा नहीं है तो इनकरेक्ट होगा। दूसरी चीज़, अगर वो ग्रामेटिकल सही नहीं है तो भी गलत होगा। तीसरी चीज़, अगर वो सेंटेंस का लॉजिकल मीनिंग नहीं है तो भी गलत होगा। ये तीन चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में गलत है तो वो सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक है ना। अगर कोई दो भी गलत होगी तो भी गलत माना, अगर कोई एक भी गलत हो गई तो भी गलत माना जाएगा, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, लॉजिकल है ना। आगे देखिए, देखो बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि सेंटेंस होता क्या है? होता क्या है? मैंने सब कुछ बता दिया ना आपको कि सेंटेंस होता क्या है। तो कुछ बच्चों ने बताया कि सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मैंने कहा सही है, हाँ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट विद कंप्लीट मीनिंग और सेंस, विद लॉजिकल सेंस और विद ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। अगर उसका सही है तो वो सेंटेंस है ना। तो यहाँ पर सेंटेंस एक तरह का मैसेज कन्वे करता है। हम बात क्यों करते हैं? हम किसी से को सेंटेंस जब बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम कोई मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं, हम कोई उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। तो सेंटेंस एक तरह का मैसेज होता है, एक तरह का संदेश होता है जो हम दूसरे वाले को देना चाहते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए, सेंटेंस के अंदर दो चीज़ें होती है। पूरा सेंटेंस, अब आप बताइए कि पार्ट ऑफ द सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, बताओ। अच्छा आप बताओगे सर नाउन प्रोनाउन ये भी पार्ट ऑफ द सेंटेंस होते हैं, लेकिन मैं बेसिक पार्ट ऑफ द सेंटेंस बोल रहा हूँ कि बेसिक्स, जो बहुत ही बेसिक्स पार्ट ऑफ द होते हैं सेंटेंस के, वो क्या होते हैं? तो वो दो होते हैं। एक होता है आपका सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। ये क्या होते हैं मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये दो बेसिक पार्ट होते हैं जो आपको समझने हैं। क्यों समझने हैं? क्योंकि जब आप एडवांस ग्रामर को पढ़ोगे आगे चल के, तो ये कॉन्सेप्ट अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो वहाँ पर आप जाके लड़खड़ा जाओगे, वहाँ पर आपको बोलोगे सर हमको समझ नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। देखिए सेंटेंस जो होता है वो एक तरह का मैसेज कन्वे करता है, एक मैसेज देता है, और उस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है जो उस सब्जेक्ट का टॉपिक होता है, सब्जेक्ट जो होता है उस सेंटेंस का टॉपिक होता है,
उस सेंटेंस का टॉपिक होता है। अब यहाँ पर जैसे कि हम बोलें कि भाई मैं एक बात यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में लिखता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, व्हाट वी टॉक अबाउट, जिस बारे में हम बात करते हैं वो सेंटेंस होता है, सॉरी वो सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? व्हाट वी टॉक अबाउट, जिस बारे में हम बात करें वो सब्जेक्ट होता है। ये बात समझो कि जैसे भी हम कोई टॉपिक जो होगा, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे होंगे वो टॉपिक ही सब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्रेडिकेट क्या होता है? डिटेल ऑफ द टॉपिक, ये टॉपिक की डिटेल होती है, यानी कि जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं उसकी जो डिटेल होती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहां पर मैं अगर लिखूं व्हाट वी टॉक अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में जो हम बात कर रहे होते हैं वो प्रेडिकेट होता है। अब समझो, एक सेंटेंस है, उसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। अब समझो, जो सेंटेंस होता है वो एक तरह का मैसेज है, एक तरह का मैसेज है। उसके अंदर जो सब्जेक्ट है वो उस मैसेज का टॉपिक है, और उस टॉपिक की, जो सब्जेक्ट के टॉपिक की जो डिटेल्स है वो उसका प्रेडिकेट होता है। समझे? तो यहां पर मैं इसको एग्जांपल की हेल्प से समझाऊंगा। जैसे कि आई विल नेवर अगेन मेक सच ए सिली मिस्टेक। अब यहां पर देखिए टॉपिक क्या है सेंटेंस का? आई। किसके बारे में बात हो रही है? व्हाट वी टॉक अबाउट, किसके बारे में बात हो रही है? आई के बारे में बात हो रही है कि आई विल नेवर अगेन मेक सच ए मिस्टेक। आई ये बोल रहा है कि मैं दोबारा ऐसी मिस्टेक नहीं करूंगा। तो यहां पर बात किसकी हो रही है? आई की हो रही है। तो आई क्या हुआ? यहां पर सब्जेक्ट हुआ, और आई के बारे में ये पूरी इंफॉर्मेशन है। विल नेवर अगेन मेक ए सच ए सिली मिस्टेक, ये पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है ना? जो आई के बारे में इंफॉर्मेशन दे, जो डिटेल दे, उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। यहाँ पर देखिए, अगला देखिए, द मैन इन द कार वॉज पार्क देयर इज लाफिंग। अगर यहाँ पर किसकी बात हो रही है? उस मैन की बात हो रही है, या उस मैन की बात हो रही है, वो मैन जो कार में बैठा है पार्किंग के अंदर, उसकी बात हो रही है? पूरा सब्जेक्ट इसका यही है। देखो, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर देखिए, बात उसके बारे में हो रही है, द मैन इन द कार दैट वाज पार्क देयर, जो कार वहां पर पार्क है, जो उसमें बैठा हुआ है, उसकी बात हो रही है। तो ये पूरा ही सब्जेक्ट है, ये पूरा ही सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात हो रही होती है, व्हाट वी टॉक अबाउट। तो बात किसके बारे में हो रही है? खाली मैन के बारे में नहीं हो रही, उस मैन के बारे में बात हो रही है जो उस गाड़ी के अंदर पार्किंग के अंदर बैठा हुआ है। तो पूरी डिटेल है सब्जेक्ट के बारे में, वो पूरा ही सब्जेक्ट बनेगा। और इस सब्जेक्ट के बारे में क्या डिटेल्स दी गई है? इज लाफिंग, कि वो हंस रहा है। ये जो डिटेल्स है ये उसका प्रेडिकेट बनेगा। ये क्या बनेगा? उसका प्रेडिकेट बनेगा। ठीक है ना? तो यहां पर बेसिक से समझने की तीन चीजें हैं कि जो सेंटेंस होगा वो एक मैसेज कन्वे करेगा, उस मैसेज के अंदर जो टॉपिक होगा, वो जो भी टॉपिक होगा उस मैसेज या सेंटेंस के अंदर, वो टॉपिक ही सब्जेक्ट बनेगा, और उस सेंटेंस के अंदर जो उस टॉपिक की डिटेल्स होगी वो उसका प्रेडिकेट होगा। बस इतनी सी बात समझनी थी आपको, समझ गए ना? अब यहां पर हम समझेंगे कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट क्या होता है। देखिए समझिए, मोहन एंड हिज फ्रेंड्स नो मी वेल। यहां पर देखिए, मोहन एक सब्जेक्ट है और एंड से एक कनेक्टेड है, हिज पेरेंट्स भी यहां पर सब्जेक्ट है। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है ना? आगे देखिए, कमल डज नॉट लाइक स्वीट्स एंड ईट ओनली फ्रूट। अब यहां पर देखिए, कमल क्या है? यहां पर सब्जेक्ट है। डज नॉट लाइक स्वीट्स एंड ईट्स ओनली फ्रूट्स। अब यहां पर देखिए, यहां पर एंड से जुड़ा है क्या? दो इंफॉर्मेशन है सब्जेक्ट के बारे में कि वो स्वीट्स खाना पसंद नहीं करता, वो ईट्स करना पसंद करता है फ्रूट्स को। ठीक है? तो यहां पर ये भी एक प्रेडिकेट है और ये भी एक प्रेडिकेट है। अगर दो प्रेडिकेट एंड से जुड़े हो तो उसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। समझे ना बात को? अगर दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो उसको कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे, अगर दो प्रेडिकेट एंड से जुड़े हो तो उसको कंपाउंड प्रेडिकेट बोलते हैं। प्रेडिकेट क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद की जो डिटेल होती है उसको हम प्रेडिकेट बोलते हैं। तो यहां पर दो प्रेडिकेट थे, एंड से जुड़े थे, दोनों प्रेडिकेट को मिलाकर कंपाउंड प्रेडिकेट बन गया। समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। अब यहां पर आपके बात आ जाती है बात, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपके अब कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे कि बताइए भाई ये टाइप ऑफ सेंटेंस होते क्या है।
जरा हमें समझाओ। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन देर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। फंक्शन के अकॉर्डिंग केवल 5 तरह के सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पर हम फंक्शन क्यों बता रहे हैं? देखिए, जब भी हम कोई लैंग्वेज को पढ़ते हैं तो उसमें जो यूनिट्स होती है उनके फंक्शंस होते हैं। यहाँ पर हम फंक्शंस को पढ़ रहे हैं, तो फंक्शन के अकॉर्डिंग लैंग्वेज के 5 सेंटेंस के 5 टाइप होते हैं। यहाँ पर देखिए, असर्टिव सेंटेंस, सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस आ जाते हैं। अब ये असर्टिव, देखो असर्ट का मतलब होता है टू टेल समथिंग, टू टेल यानी किसी को कुछ बताना, कोई स्टेटमेंट। तो असर्टिव का मतलब होता है जो स्टेटमेंट वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं बोलता हूँ ही लिव्स हियर, ही लिव्स हियर, वो यहाँ रहता है, ये एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन, सिंपल सा है ना। तो ये एक स्टेटमेंट्स वाला सेंटेंस है। दूसरा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? देखो कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कोई क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पर जिसमें कोई क्वेश्चन होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब क्वेश्चन भी 2 तरीके से पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन तो वो होते हैं जिनमें हम यस नो का आंसर ले लेते हैं कि भाई कोई भी आपने सवाल पूछा उसका यस नो में आंसर दे दो सिंपली, और ना ही उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन होता है उसमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन पूछता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 सेंटेंस मैं यहाँ पर लिखा हुआ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि डिड यू गो देयर, मैं लिखता हूँ डिड यू गो देयर, क्या तुम वहाँ गए थे? डिड यू गो देयर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है उनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि वो सवाल पूछते हैं। असर्टिव सेंटेंस में हम यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगाते हैं। और यहाँ पर देखिए, दूसरा देखिए, मैंने पूछा डिड यू गो देयर, क्या आप वहाँ गए थे? तो आपने कहा यस और नो में जवाब दे सकते हो। तो ये वाला जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इसका जवाब आप यस और नो में दे सकते हो। तो एक टाइप तो ये होगा। दूसरा टाइप होता है जिसमें आप एक्सप्लेनेशन मांगते हो, डिटेल में बताओ कि वहाँ पर क्यों गए थे। जैसे कि वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे? अब यहाँ पर आप यस नो में आंसर नहीं दे सकते, यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, डिटेल में आपको बताना पड़ेगा कि आप वहाँ पर क्यों गए थे। अब एक बात समझो, जो यस नो वाले जो क्वेश्चन, जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं यस नो वाले, वो शुरू होते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब से, डिड से स्टार्ट होंगे। जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होती है, डू, डिड, है ना, डज, हैज़, हैव, इनसे स्टार्ट होंगे यस नो वाले। लेकिन जिसमें आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मांगता है वहाँ पर सेंटेंस हमेशा WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होंगे, जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वैन, वेयर, हाउ, ये सब, है ना। तो यहाँ पर WH फैमिली वाले वर्ड से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट है तो समझ लेना कि वो एक्सप्लेनेशन मांग रहा है, पूरा डिटेल में पूछ रहा है कि वाई डिड यू गो देयर, आप वहाँ पर क्यों गए थे। अच्छा, अगर वो टाइम पूछना चाहे कि आप कब गए थे तो व्हेन डिड यू गो देयर। अगर वो तरीका पूछना चाहे, मैनर पूछना चाहे, तो हाउ डिड यू गो देयर, कैसे आप वहाँ गए थे। तो ये वर्ड्स होते हैं। हाउ जो होता है वो किसी मैनर को बताता है कि हाउ डिड यू गो देयर, मैनर कि कैसे गए थे। व्हेन जो होता है ये टाइम को दिखाता है कि व्हेन डिड यू गो देयर, तुम वहाँ कब गए थे, व्हेन टाइम को दिखाएगा। उसके बाद वाई एक्सप्लेनेशन को मांगता हूँ कि वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ पर क्यों गए थे, एक्सप्लेनेशन दो। तो वाई आपको एक्सप्लेनेशन मांगता है। तो ये जो WH फैमिली वाले वर्ड्स हैं इनको डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि इनके काम क्या होते हैं, फंक्शन क्या होते हैं, है ना। उसके बाद देखिए, यहाँ पर देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं। देखिए, इम्पेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं ये इंस्ट्रक्शंस को दिखाते हैं। किसको? इंस्ट्रक्शंस, जो आपके इंस्ट्रक्शन होते हैं। जैसे कि मैं किसी को बोलूँ कम हियर, कम हियर, यहाँ पर आओ, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ, ये भी एक इंस्ट्रक्शन है। तो इंस्ट्रक्शन जो होता है वो विनर्म भी हो सकता है और कठोर भी हो सकता है। हम किसी को धमका के भी बोल सकते हैं कम हियर, और ये भी बोल सकते हैं प्लीज कम हियर। तो ये इंस्ट्रक्शंस है। जो इंपेरेटिव सेंटेंस है इसमें इंस्ट्रक्शंस की बात होती है कि किसी को हम आदेश दे रहे होते हैं कुछ, है ना। और आदेश जो होता है वो नर्म भी हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है और ऑर्डर भी हो सकता है। यहाँ पर हम जो इंपेरेटिव सेंटेंस है यहाँ पर हम जो ऑर्डर दे रहे होते हैं या फिर रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। अब यहाँ पर देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कौन से होते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होती है जो सडन फीलिंग्स होती है। क्या होती है? सडन फीलिंग या एक्सप्रेशन।
जो सडन एक्सप्रेशन होते हैं, जैसे कि सडन एक्सप्रेशन आपने बोला एलास ही इज डेड, ही इज डेड, तो एलास जो वर्ड है ये किसको दिखाएगा? दुख को प्रकट करता है। एलास ही इज डेड, ओ माई गॉड वो मर गया, है ना। तो एलास जो होता है वो दुख को प्रतीक, तो ये सडन एक्सप्रेशन यानी कि जो अचानक से आपके माउथ से निकल जाए, जो अचानक से आपके मुंह से निकल जाए, वो जो वर्ड्स होते हैं ये एक्सक्लामेटरी वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं। अब देखिए जो इंट्रोगेटिव वर्ड्स थे उनके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे, असर्टिव सेंटेंस में हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं, और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम एक्सक्लामेटरी मार्क लगा रहे हैं, इसको हम एक्सक्लामेटरी मार्क बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन होते हैं, देखिए कौन से होते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें आप किसी को या तो ब्लेसिंग दे रहे होते हैं या किसी को विशेष, है ना, या ग्रीटिंग, किसी को दुआ देना, किसी को विश करना, किसी को ग्रीटिंग देना, है ना, इन सब सेंटेंस को हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मे यू लिव लॉन्ग, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, आप दीर्घ आयु हो, भगवान करे कि आपकी उम्र लंबी हो। ये जो सेंटेंस है ये ब्लेसिंग्स को दिखा रहा है। ना तो इस सेंटेंस के अंदर में कोई आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ना ही ये कोई स्टेटमेंट है, ना ही ये कोई इंपेरेटिव, कोई आपको कोई एक तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहा है। यहाँ पर केवल आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। क्या दी जा रही है? ऐसे सेंटेंस जिसमें आपको ब्लेसिंग दी जाए उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ब्लेसिंग, विशेस और ग्रीटिंग, ये तीनों चीज़ें अगर किसी सेंटेंस में है तो उसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आई होप सो कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। और ये सेशन आपको कैसा लगा? यहाँ पर आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होने स्टार्ट हो जाएंगे। बहुत बेसिक से लेके चल रहे हैं। जीरो तो नहीं बोलूँगा क्योंकि जीरो एक नेगेटिव वर्ड है। आप जीरो नहीं हो, आप बहुत हीरो है, अभी भी हीरो है। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने अंदर विश्वास रखो, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक्स टू एडवांस कोर्स होने वाला है जिनमें हम धीरे 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 आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। और देखना एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश में मास्टरी करोगे और यहाँ से आप पढ़ाना भी स्टार्ट कर दोगे। आई गारंटी यू, क्योंकि इस तरह से मैं आपको इंग्लिश सिखाऊंगा, इस तरह से आपको समझाऊंगा कि आप इसके मास्टर हो जाओगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो और उनको बता दो कि ये जो सेशन है ना, ये पेड कोर्स से भी ज़्यादा महंगा है। बस आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, जय हिंद दोस्तों।